अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले वाली यूनिट 2 में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी जो बच्चे में होती है फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टिल टू द मैच्योरिटी। जितने भी स्टेजेस है उसको हमने पढ़ी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, उधर आप उसे डिटेल से देख सकते हो। इस पार्ट में स्पेसिफिकली या इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फॉर हायर रिस्क बर्न्स। फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स, जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है उनको कौन कौन सी हायर रिस्क होती है इंजरीज की, उस स्पेसिफिकली उन इंजरीज या उन डिजीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे जो न्यूबॉर्न से रिलेटेड हो या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो। तो उसमें उस यूनिट में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली बर्थ इंजरीज एंड बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में कि बर्थ इंजरीज क्या है या बर्थ डिफेक्ट्स क्या है। और दूसरी नंबर पर हम स्पेसिफिकली उन बर्थ इंजरीज या बर्थ डिफेक्ट्स की हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे हम कि कौन कौन सी टाइप्स है उनकी। और तीसरी नंबर पर हम उन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को पढ़ेंगे जो बच्चे को एक्सपोज करवाते हो उन बर्थ इंजरीज तक। तो स्पेसिफिकली इन तीन ऑब्जेक्टिव्स को हम मुख्तसर कम्प्रिहेंसिव इस यूनिट में इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करवाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले नंबर पर बर्थ इंजरीज है और दूसरा नंबर पर है बर्थ डिफेक्ट्स। तो बर्थ इंजरीज और बर्थ डिफेक्ट्स में क्या क्या फर्क है। तो बर्थ इंजरी इज डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ इंजरी दैट बेबी सफर्ड बिफोर, ड्यूरिंग और डायरेक्टली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो बर्थ इंजरी क्या है, वो चीजें या वो इंजरी जो बेबी सफर करवाती है कौन कौन सी स्टेजेस पे। पहला नंबर पर बिफोर द चाइल्ड बर्थ, दूसरा नंबर पर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और तीसरा नंबर पर डायरेक्टली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद लेकिन डायरेक्टली इमीडिएटली जब बेबी इन तीन स्टेजेस में है जो इंजरी सफर करवाते हैं बेबी। पहले नंबर पर बिफोर द बर्थ जो मदर के वम में होते हैं, ड्यूरिंग एंड डायरेक्टली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बर्थ इंजरी। अब बर्थ डिफेक्ट्स क्या है, बर्थ इंजरीज को तो हमने पढ़ा, बर्थ डिफेक्ट्स क्या है। तो एब्नॉर्मेलिटीज that typically form while a child is still in the womb। तो ये स्पेसिफिकली वो एब्नॉर्मेलिटीज हैं जो बच्चे में आते हैं। ये भी वही एब्नॉर्मेलिटीज है जो बच्चे में आते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये है जब बच्चा वॉर्म में हो, माँ की फीट में हो, सिर्फ उस स्टेज में, मतलब बिफोर द चाइल्ड बर्थ। लेकिन वो भी इस वाली कंडीशन की तरह नहीं बिफोर द चाइल्ड बर्थ, लेकिन वो जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी हो, मतलब इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी बच्चे को जो एब्नॉर्मेलिटीज होते हैं उनको हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। और इनके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, वो है कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक फैक्टर्स। इसको कंजेनिटल डिजीज फिर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये है इसका दूसरा कि बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो वही एब्नॉर्मेलिटीज है जो माँ की फीट में अप टू 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं, अगर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स। तो बर्थ इंजरीज हैपन व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग बोर्न। तो बर्थ इंजरीज कब होती है, जब चाइल्ड पैदा हो रहा हो, पैदा होने से थोड़ी देर पहले, पैदा होने के वक्त और पैदा होने की थोड़ी देर बाद जो इंजरीज होती है उनको बर्थ इंजरी। लेकिन पैदा होने से पहले मदर के वॉर्म में अप टू 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम फिर जो एब्नॉर्मेलिटीज आती है इसको हम क्या कहते हैं, फिर बर्थ डिफेक्ट्स हम उसको कहते हैं। ओके, ये हो गया बर्थ इंजरीज एंड बर्थ डिफेक्ट्स का डिफरेंशिएशन। अब हम चलते हैं कि बर्थ इंजरी कौन कौन सी बर्थ इंजरी हो सकती है, डिवीजन क्या है इसकी। तो पहला नंबर पर है बर्थ इंजरी, दो में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के बेसिस पे या इसकी प्रिवेंशन के बेसिस पे हम इसको किस तरह इंटरवीन करवाते हैं। तो दो टाइप्स है इसकी, एक है अवॉइडेबल और दूसरा है अनअवॉइडेबल। अब अवॉइडेबल इंजरी क्या है और अनअवॉइडेबल सिंपल हम उस इंजरी को कह सकते हैं जिसको हम अवॉइड करवा सकते हैं, मतलब बच्चे में कोई ऐसे इंजरी आ रहा हो जिसको हम अवॉइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे का है ब्रीच प्रेजेंटेशन है, क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब ये है कि वो नॉर्मली उसका बेबी का डिलीवरी नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ये माँ का वॉर्म है, ये उसका यूट्रस वेजाइना है, ये बच्चा है, बच्चे का हेड है। तो नॉर्मली बच्चा किस पोजीशन में होगा, सेफरोपेल्विक पोजीशन में। तो ये है उसका सेपेरिक एरिया या हेड टुवर्ड वेजाइना होगा एंड टेल अवे फ्रॉम द वेजाइना, ये नॉर्मल पोजीशन है। अगर इस पोजीशन से बच्चा इधर उधर हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर पोजीशन भी ऐसा हो
कि हेड इस तरफ हो, टेल इस तरफ हो, या टेल इस तरफ हो, टेल इस तरफ हो और हेड इस तरफ हो, तो फिर इसको हम कहते हैं ब्रीच पोजीशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन या ब्रीच पोजीशन, या इसको हम एबनॉर्मल पोजीशन भी कहते हैं। तो इस वक्त तो बच्चे को चांसेस हो सकते हैं किसकी, बर्थ इंजरीज की, क्योंकि ये ब्रीच पोजीशन पे बच्चा नॉर्मली डिलीवर नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप फोर्सेप्स यूज करेंगे या इसका सी सेक्शन करवाएंगे वगैरह, या इसकी जो है ना आप मोल्डिंग करवाएंगे हाथों से, तो बच्चे की क्या किस चीज की इंजरीज की खतरात हो सकती है। तो इसको हम फिर अवॉइड करवा सकते हैं। किस तरह, आप आहिस्ता आहिस्ता से एक प्रोफेशनल बंदा हो, स्किलफुल बंदा हो, और वो आहिस्ता से इसको जो है ना मोल्ड करवा ले, इसको फिर ये ब्रीच प्रेजेंटेशन इसका खत्म करवा ले, नॉर्मल प्रेजेंटेशन पे लेके आए। तो इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं अवॉइडेबल इंजरी। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी है जो अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं करवा सकती, जो बाई बर्थ हो उसके साथ। हमारा कोई चाहे कोई कितना भी स्किलफुल हो, कितना भी प्रोफेशनल हो, लेकिन वो इस इंजरीज को अवॉइड नहीं करवा सकती, तो इसको हम कहते हैं अनअवॉइडेबल इंजरी। लेकिन अब हम अनअवॉइडेबल इधर क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन ये है कि हम उस इंजरी से बाखबर रहें और उस इंजरीज को हम क्या करें, फिर प्रिवेंट करने के लिए क्रिटिकल मैनेजमेंट करें। हम तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए क्रिटिकल मैनेजमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंशन। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेज, बर्थ इंजरीज की कॉजेज के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप्स इसकी। तो उसमें पहला नंबर पर जो इंजरी है वो है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल मतलब ये कि इसको आप जो है ना टच वगैरह करवा सकते हो, मैकेनिक्स से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल शोल्डर डिसलोकेशन है या हिप डिसलोकेशन है। तो शोल्डर डिसलोकेशन क्या है, ये मैकेनिकल इंजरी है और ये अवॉइडेबल में आता है। मैकेनिकल इस तरह है कि जब वो बच्चा, फॉर एग्जांपल ये बच्चा डिलीवर हो रहा हो, ये बच्चा माँ की पेट में है, ये विजाइना है, ये बच्चे का क्या है, ये हेड है, और ये इसका हो गया शोल्डर। तो ये शोल्डर एरिया इधर पंच जाता है और इसकी वजह से इसका शोल्डर डिसलोकेट होता है। इस तरह हेड का भी मसला है, इस तरह और भी डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें ये मैकेनिकल इंजरी क्या हो सकती है, वाकई हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। दूसरा है हाइपोक्सिक इंजरी। हाइपोक्सिक इंजरी वो इंजरी है जो ब्लड की लो सप्लाई की वजह से हो रहा हो, ऑक्सीजन की लो सप्लाई की वजह से हो रहा हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का लो सप्लाई हो, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। और सिंपली उसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका न्यूक्लियर हेड हो बच्चे का, न्यूक्लियर हेड मतलब ये कि जब उसका प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कार्ड उसकी नेक से वो हुआ हो, तो इस वजह से जो है ना फिर उसको खतरात हो सकती है ऑक्सीजन की कमी की। इस तरह और भी डिफरेंट डिजीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो हाइपोक्सिक है, मैकेनिकल है, और इस तरह इस्केमिक है। इस्केमिक वो है जो लो ब्लड सप्लाई की वजह से हो रहा हो। किस वजह से, लो ब्लड सप्लाई की वजह से। अब लो ब्लड सप्लाई क्यों होता है, फॉर एग्जांपल कोई वेसल डैमेज हो गया, कोई वेसल नैरोड है, कोई वेसल में और कोई एबनॉर्मलिटीज है, इस वजह से जो है ना जो इंजरी होता है बच्चे को, इसको हम क्या कहते हैं, फिर मैकेनिकल इस्केमिक इंजरी, फिर हम इसको कहते हैं। तो ये है तीन, मैकेनिकल, हाइपोक्सिक एंड इस्केमिक इंजरी। स्पेसिफिकली इसका मेजर डिवीजंस है कि कौन कौन से कॉजेस की वजह से जो है ना वो हो सकते हैं, बर्थ इंजरी हो सकती है। ओके, अब बर्थ इंजरी किस वजह से हो सकती है, मतलब क्यों होती है बर्थ इंजरीज। तो बर्थ इंजरीज या तो हो सकती है इनएप्रोप्रिएट और डेफिशिएंट मेडिकल स्किल और अटेंशन। तो अब अगर कोई बंदा अनप्रोफेशनल हो, अनस्किल्ड कोई बंदा हो, तो इस वजह से हो सकता है कि बर्थ इंजरी या बेबी को इंजर करवा सके। या कोई शख्स प्रोफेशनल है लेकिन वो अटेंशन नहीं दे रहा उस काम को, फोकस नहीं करवा रहा उस काम को, तो इस वजह से भी बर्थ इंजरीज की चांसेस है। और दूसरा, कुछ डिजीज या कुछ इंजरीज ऐसी है कि वो स्किलफुल बंदा भी हो, कॉम्पिटेंट ऑब्स्टेट्रिक केयर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंजरी वाकई हो सकती है, जिसको हम अनअवॉइडेबल इंजरीज कह सकते हैं। तो उस वजह से भी वो इंजरी हो सकती है। तो दो रीजन इसकी हो गई। पहला नंबर रीजन इसके लिए, अगर कोई बंदा इनएप्रोप्रिएट या डेफिशिएंट स्किल के साथ हो, और कोई बंदा प्रोफेशनल बंदा हो लेकिन फिर भी कुछ डिजीज ऐसी, कुछ इंजरीज ऐसी है कि वो इसके साथ हो सकती है। अब बर्थ इंजरीज का हम टाइप पढ़ेंगे, एक एक और डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ने के लिए फिर जो है ना हम उसको बाद में पार्ट एक पार्ट में हम इसको रिवाइज करवाते हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टच देते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है बर्थ इंजरीज की। तो पहला नंबर पर इंजरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। क्या है सॉफ्ट टिश्यू, मतलब आपकी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसकी इंजरी, फॉर एग्जांपल स्कैन हो गया या कोई और इस तरह की सॉफ्ट टिश्यूज हो गई,
तो उसकी जो इंजरीज को कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और इसमें आते हैं एब्रेजन्स है, ब्रूजिंग है, पेट निक्रोसिस है, एंड लिग्रीमेशन है, लिसरेशन है। तो इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन इधर थोड़ा सा टच हम देते हैं कि एब्रेजन हम किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा रगड़ हुआ हो, रगड़, ये इधर देखिए ये वाला पार्ट है, ये एब्रेजन्स है। आपकी बॉडी को बाहर से थोड़ा सा रगड़ लग जाए तो इसको हम कहते हैं एब्रेजन्स, जिसमें जो है ना ब्लड का ज्यादा लॉस नहीं हो, बाहर से कोई रगड़ आपके स्किन के साथ हो जाए तो उसको कहते हैं एब्रेजन। दूसरा है ब्रूइज है। तो ब्रूइसेस वो है कि जब आपकी स्किन के अंदर वेसल जो है वो रप्चर हो जाए, क्या हो जाए, रप्चर, और उस रप्चरिंग की वजह से स्किन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए या ब्लड स्प्रेड हो जाए, इसको हम कहते हैं ब्रूइसेस, या इसको हम इकाइमोसिस भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर पर है इंसाइज वाउंड। इंसाइज वाउंड वो वाउंड है जो किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल नाइफ है वगैरह, इन चीजों की वजह से जो जो इंजरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइज वाउंड। और चौथा नंबर पर लिसरेशन है। लिसरेशन आपके फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया वगैरह, और ओवरऑल आपके हेड पे या आपके हैंड पे वगैरह पे वो ब्लड आ गया, मतलब वो डैमेज भी हो गया और ब्लड भी साथ में आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर लेसरेशन कहते हैं। इस तरह इधर देखिए ये है लेसरेशन है कि स्किन, फैट और मसल्स है, लेकिन इधर इसको कट लग गया है, ये वाला कट जो लग गया है, तो ये पूरी जो ऑर्गन है इसका डीप वाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, डीप, जो पूरा ऑर्गन है नीचे से किडनीज एरिया तक ये आ गया है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम लिसरेशन। लेकिन इंसाइज्ड वाउंड जो शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा हो उसको हम कहते हैं फिर इंसाइज्ड वाउंड कहते हैं। तो ये बर्थ इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया। दूसरा नंबर पर है एक्स्ट्रा क्रीनियल ब्लीडिंग है। ये भी एक इंजरी है जो बर्थ के दौरान बच्ची को हो सकती है। और ये कौन सी इंजरी, एक्स्ट्रा क्रीनियल, मतलब क्रीनियम का, आपकी स्कल का जो आउटर पार्ट है उसमें इंजरी हो जाए। तो स्कल का आउटर पार्ट कौन सा पार्ट है, तो स्कल की लेयर जब हम पढ़ेंगे हेड की, इधर आप तवज्जो से देखिए इसको, कि इसकी है ये वाली लेयर्स है इसकी स्कल की। पहला नंबर पर है इसका स्कल्प रीजन है, स्कल जो ऊपर वाला स्किन रीजन उसको हम क्या कहते हैं, स्कल्प रीजन, ये वाला इधर लिखा हुआ है। लेकिन स्कल्प के नीचे फिर ये येलो कलर वाला जो रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू रीजन। ये कौन सा रीजन है, कनेक्टिव टिश्यू रीजन है। अब कनेक्टिव टिश्यू से नीचे ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये पिंक कलर वाला, ये वाला जो मेम्ब्रेन इधर आया हुआ है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को फिर हम कहते हैं गीलिया एपिनेरिटी का। क्या कहते हैं इसको, गीलिया एपिनेरिटी का। ये तीसरा लेयर हो गया स्कल्स का। चौथा लेयर इसका है ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसको हम कहते हैं अर्रिकुलर टिश्यूज। क्या कहते हैं इसको हम, अर्रिकुलर टिश्यूज। और इस अर्रिकुलर टिश्यूज से नीचे ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये हो गया इसका गीलिया एपिनेरिटी का, ये वाला गीलिया एपिनेरिटी का। और गीलिया एपिनेरिटी का के नीचे ये वाला जो जगह है इसको हम कहते हैं क्या, बोन है, ये स्कल बोन है। इधर इधर कौन सा बोन है, स्कल बोन। स्कल बोन के नीचे फिर ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या, पेरियास्टियम कहते हैं इसको। ये पेरियास्टियम फिर इस बोन से इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, ऊपर भी है पेरियास्टियम और नीचे भी इसकी क्या है, पेरियास्टियम है। अब पेरियास्टियम या स्कल बोन से नीचे ये शुरू हो रहा है, फिर ड्यूरामेटर है, एर्गनाइड मेटर है, और साथ में फिर है पिया मीटर है। पिया मीटर सबसे नीचे है, ऊपर वाली इसमें है एर्गनाइड मीटर, और फिर है ड्यूरामीटर। अब इसको सिंपली इस तरह करवा सकते हो कि पहला वाला जो लेयर है इसका स्कल, ये स्कल लेयर है, क्या है, स्कल लेयर। स्कल लेयर के नीचे फिर ये है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये वाला पतला लेयर होता है, और इसको हम कहते हैं गीलिया एपिनेरिटी का कहते हैं। किसको, क्या, गीलिया एपिनेरिटी का। अब गीलिया एपिनेरिटी का के नीचे ये वाला जो है, ये है फिर पेरियास्टियम शुरू हो रहा है, क्या है, पेरियास्टियम लेयर है। और ये पेरियास्टियम क्या किसको हम कहते हैं, जो बोन से क्या हो, बोन से इर्द गिर्द जो वाला जो लेयर हो उसको हम कहते हैं पेरियास्टियम। तो ये बोन हो गया, क्या हो गया, ये टोटल ये जो ग्रीन कलर का है ये हो गया बोन हो गया। ओके, ये हो गया बोन। अब बोन से नीचे वाला जो शुरू हो रहा है आपका मेनिंजिस शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, मेनिंजिस शुरू हो रहा है इधर। अब मेनिंजिस जो है इसकी तीन पार्टनर क्या है, पार्टनर लेयर है, ये वाला मेनिंजिस हो गया। तो मेनिंजिस की तीन लेयर है। पहला वाला लेयर जो आउटर लेयर होता है, आउटर पोर्शन, इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर। दूसरा वाला जो लेयर इसका है इसको हम कहते हैं एरेकनाइड मीटर, एरेकनाइड मीटर। अब एरेकनाइड मीटर के नीचे वाला जो ये नीचे वाला मुकम्मल नीचे वाला लेयर है इसको हम कहते हैं पिया मीटर, जो ब्रेन से या ब्रेन के इनर पोर्शन से
रिलेटेड हो, जो जॉइन हुआ हो, इसके साथ टच हो, उसको हम कहते हैं पिया मीटर। अब इस पिया मीटर और एरेकनाइड मीटर के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस को हम कहते हैं सब एरेकनाइड स्पेस, सब एरेकनाइड स्पेस, सब एरेकनाइड स्पेस। इस तरह एरेकनाइड और ड्यूरामीटर के दरमियान ये वाला जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं सब ड्यूरियल स्पेस। तो ड्यूरामीटर के नीचे जो स्पेस है सब ड्यूरल, एरेकनाइड मीटर के नीचे जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं सब एरेकनाइड स्पेस। तो ये वाली हो गई लेयर्स। अब इस लेयर्स की बेसिस इधर हो रहा है ब्लीडिंग, और उस ब्लीडिंग जिस एरिया पे या जिस लेयर में ब्लीडिंग हो रहा हो, उसको हम वही की वही नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल केपर्ड सेक्सिडिनम है, तो केपर्ड सेक्सिडिनम इधर ये देखिए कि ये कौन सी जगह पर है, ये है स्कल्स के नीचे, लेकिन फिरिया या बोन के ऊपर है, या गिलिया एफिनरिटिका वाले लेयर के ऊपर है। तो ये देखिए इधर ये हो गया कौन सा लेयर, स्कल्प लेयर। अब स्कल्प लेयर के ऊपर वाला जो है ये स्कल्प हो गया, और ये हो गया गिलिया एफिनरिटिका। गिलिया एफिनरिटिका और स्कल्प लेयर के दरमियान हमने पढ़ा कि इधर होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में जब एक्युमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, तो उसको हम कहते हैं केपोड सेक्सिडिनम कहते हैं। किसको, इसको क्या कहते हैं, केपोड सेक्सिडिनम कहते हैं। और फिर इसके नीचे ये वाला जो गिलिया एफिनरिटिका है, ये वाला इधर देखिए, ये हो गया गिलिया एफिनरिटिका, और ये है कौन सा बोन, स्कल बोन है। ये स्कल बोन और गिलिया एफिनरिटिका के दरमियान ये जो एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, क्या हो गया, ब्लड एक्युमुलेशन, इसको हम कहते हैं सबगेलियल हेमाटोमा। क्या कहते हैं फिर इसको, सबगेलियल हेमाटोमा। इधर ये देखिए, इसको कहते हैं सबगेलियल हेमाटोमा। अब तीसरा पार्ट ये है कि जब स्कल और स्कल से इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन वो है, मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है, पेरियास्टियम है। तो स्कल बून है ये, और इसकी इर्द गिर्द पेरियास्टियम मेम्ब्रेन है। तो ये पेरियास्टियम मेम्ब्रेन याद रखिए, ये गिलिया एफिनरिटिका के नीचे है, स्कल के ऊपर है। अब ये पेरियास्टियम और स्कल बून के दरमियान जो एक्युमुलेशन हो जाए ब्लड का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेपल हेमाटोमा। ये होगी इसका एक ब्रीफ डिस्कशन। इंशाल्लाह इसको मजीद हम पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक को, केपर्ड सेक्सिडिनम को, सेपल हेमाटोमा को, सबगिलियल हेमाटोमा को, इसके दरमियान जो डिफरेंशिएशन है, जो सिमिलरिटीज है, किस किस वजह से ये होते हैं, कौन कौन से इसके लिए रिस्क फैक्टर है, और कौन कौन सी इसकी साइन सिम्टम्स है, किस तरह हम इसको मालूम करवा सकते हैं कि ये कौन कौन सा है, डिफरेंशिएशन किस तरह करवाएंगे, इसको हम नेक्स्ट एक अलग पार्ट इसमें हम इसको डिस्कस करवाएंगे। अब ये सैंपल इसके लिए एक क्लू था। ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा क्रीनियल ब्लीडिंग, जो स्कल बोन के ऊपर जो ब्लीडिंग हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रीनियल ब्लीडिंग। अब स्कल बोन के नीचे जो ब्लीडिंग हो रहा हो, उसको हम कहेंगे इंट्राक्रीनियल। जैसे कि हमने उधर मेनिंजिस का जो डिवीजन पढ़ा कि मेनिंजिस में होता है एक ऊपर वाला ड्यूरामीटर, नीचे वाला फिर दरमियान में एरेकनाइड मीटर, और नीचे वाला जो सबसे नीचे हो उसको हम कहते हैं फियामीटर। अब इन जगहों में जो स्कल बोन से नीचे वाली जितनी भी एरिया हो, ये स्कल बोन है, ये व्हाइट कलर वाला ये स्कल बोन है। अब इस स्कल बोन से ऊपर वाले को हम कहते हैं एक्स्ट्राक्रीनियल, लेकिन स्कल बोन से नीचे वाली को हम कहेंगे क्या, इंट्राक्रीनियल, इसको कहेंगे। तो अब इंट्राक्रीनियल में फिर डिवीजन है, जिस तरह के एक्स्ट्राक्रीनियल में डिवीजन थी, तो इंट्राक्रीनियल में सब एरेकनाइड और एपिड्यूरियल, सबड्यूरियल एंड सेरेब्रल, ये होते इसमें क्या डिवीजन है कि एरेकन सब पहला नंबर पर एपिड्यूरियल है। तो एपिड्यूरियल हम किसको कहेंगे, जो ये वाला ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर ये वाला स्कल बोन हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया स्कल बोन से नीचे वाला जो लेयर है ये वाला, इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। अब ये ड्यूरामीटर और स्कल बोन के दरमियान जो स्पेस है, इसमें अगर ब्लीडिंग हो गया तो इसको हम कहेंगे क्या, फिर क्या कि एपिड्यूरियल। ड्यूरामीटर के ऊपर वाला ब्लीडिंग है एपिड्यूरियल। अब ड्यूरामीटर से नीचे वाला ये जो जगह है, ये एरेकनाइड मीटर। तो जब एरेकनाइड मीटर में हो जाए तो फिर हम इसको कहेंगे, ये वाला एरेकनाइड मीटर हो गया। एरेकनाइड मीटर के नीचे वाला ये जो पोर्शन है, इसमें अगर हो गया तो इसको हम कहेंगे सब एरेकनाइड या सब एरेकनाइड ब्लीडिंग, इसको कहेंगे। ओके, सब एरेकनाइड। अब सब एरेकनाइड से नीचे वाला ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं पिया मीटर। अब पिया मीटर से नीचे वाला आता है क्या, ब्रेन है। ये वाला, ये नीचे वाला टोटल क्या है, ये ब्रेन है। तो अब इस ब्रेन में कहीं भी ब्लीडिंग हो जाए, इसको हम कहेंगे सेरेब्रल ब्लीडिंग। क्या कहेंगे, सेरेब्रल। अब इस ब्रेन की नीचे वाला ये हो गया, तो ये होगी 4-5। पहले नंबर पर स्कल बोन के नीचे
ड्यूरामीटर के ऊपर, इसको हम कहेंगे ड्यूरल इपिड्यूरल हेमाटोमा या इपिड्यूरल ब्लीडिंग। अब ड्यूरामीटर के नीचे एरेकनाइड मीटर के ऊपर, तो ये हो गया सबड्यूरल स्पेस, तो इसको हम कहेंगे सबड्यूरल हेमाटोमा या सबड्यूरल ब्लीडिंग। अब एरेकनाइड मीटर के नीचे और पिरामिडल के ऊपर जो स्पेस है इसको हम कहते हैं एरेकनाइड सब एरेकनाइड स्पेस, और इसमें जो ब्लीडिंग होता है इसको हम कहते हैं सब एरेकनाइड हेमाटोमा। अब पिरामिडल के नीचे ब्रेन शुरू हो रहा है, ब्रेन का सेरेब्रल पार्ट ऑलमोस्ट है, लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरेब्रम, तो ये सेरेब्रम में जिधर भी ब्लीडिंग हो रहा है इसको हम कह रहे हैं सेरेब्रल हेमाटोमा या सेरेब्रल ब्लीडिंग। अब इसमें इधर आते हैं एक और भी है, ये वाले वेंट्रिकल्स है, ब्रेन में डिफरेंट वेंट्रिकल्स है, जैसा कि ये वाला है, ये कुछ जो खाली जगह और इसमें बन रही है क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अब इस वेंट्रिकल में अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो हम इसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमाटोमा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमाटोमा। सेम इज द केस विद द प्रीवियस वन, द एक्स्ट्राक्रैनियल ब्लीडिंग। इस तरह ये भी है, इसको हम एक अलग पार्ट में डिटेल से डिस्कस करवाएंगे कि सबड्यूरियल में और सबड्यूरियल में, सब एरेकनाइड में, इपिड्यूरियल में, इस तरह इंट्रावेंट्रिकुलर में इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या सिमिलरिटी है, किस तरह हम इसको मालूम करवाएंगे, कौन कौन से इसके लिए रिस्क फैक्टर है, साइन सिम्टम्स क्या है इसकी, ये हम डिटेल में फिर एक अलग वीडियो में डिस्कस कराएंगे। इधर सिर्फ हमने क्या दिया, इसको एक क्लू दे दिया। ओके, तो ये हो गया इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग। अब चौथा नंबर पर है नर्व्स इंजरीज हो सकती है, बर्थ के दौरान कौन सा डिफिकल्टी, नर्व्स इंजर्ड हो सकते हैं, जिसमें पहला नंबर पर पेशियल एंड सर्विकल नर्व रूट है। तो पेशियल एंड सर्विकल नर्व रूट की ओर इंजर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेबी को जो है ना एक स्केलेटल बंधन है उसको डिलीवर नहीं करवाया, उसको गलत तरीके से बाहर की तरफ जो है ना उसका हेड खींचा वगैरह, तो इस वजह से इसका जो पेशियल नर्व्स है, ये वाली जितनी भी पेश की तरफ जो नर्व्स आने वाले हैं इसको हम कहते हैं पेशियल नर्व। और जो सर्विकल नर्व्स है, जो सर्विकल एरिया से जो आपका सर्विकल वर्टेब्रा है, इस सर्विकल वर्टेब्रा से जो नर्व निकलते हैं उन सर्विकल नर्व्स का डैमेज हो जाए तो फिर वो क्या है, सर्विकल नर्व रूट एंड पेशियल नर्व इंजरी है। दूसरा नंबर पर है हॉर्नर सिंड्रोम है। तो हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, ये है स्पेसिफिकली हॉर्नर सिंड्रोम आपका 3 मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं। पहला नंबर पर सिम्टम इसका है टोसिस है या ड्राउनिंग आईलिड्स है, मायोसिस है कंट्रैक्शन ऑफ द पीपल। इसमें जो आपका आईलिड क्या होता है, जो हॉर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उसका आईलिड नीचे की तरफ ड्राउनिंग होता है। दूसरा नंबर पर उसका मायोसिस, जो पीपल होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होता है, डायलेट नहीं होता। और तीसरा नंबर पर एनहाइड्रोसिस होता है, मतलब लॉस ऑफ सीटिंग ऑफ द पीपल। तो इससे जो है ना एनहाइड्रोसिस होता है, आपका जो आई में जो फ्लूइड है, फ्लूइड की कमी उसमें वाकई होती है। तो ये 3 मेजर सिम्टम्स है किसकी, हॉर्नर सिंड्रोम की, और ये भी नर्व्स की डैमेज की वजह से ये हो सकता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तीसरा नंबर पर जो नर्व डैमेज है वो है रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व। जो मेजर नर्व्स है रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व, ये वाला आप देखिए, ये रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व क्या है, ये ऊपर से आया हुआ होता है, वेगस नर्व का पार्ट है। किसका पार्ट है ये वेगस नर्व का, रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व, ये है वेगस नर्व का पार्ट है। और ये आता है क्या, नीचे आता है इधर लैरिंक्स तक ये लेके आता है। ये देखिए इसका एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट डायरेक्ट वेगस नर्व से इस तरह की आता है, और ये लोअर पार्ट जो नीचे से होके इधर ही फिर वापस आते हैं किस तरफ हो, लैरिंक्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स या रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व। तो रिकरेंट लाइरेंजियल लेफ्ट साइड पे भी होते हैं, राइट साइड पे भी होते हैं, और इसकी इंजरी हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व इंजरी। ओके, अब ये है चौथा, 5वां नंबर पर कौन सी बर्थ इंजरी है, वो है फ्रैक्चर्स है, डिफरेंट फ्रैक्चर, जिसको हमने मैकेनिकल इंजरी में शामिल किया था, वो हो सकता है बच्चे को। इसमें होते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर, जो आपका क्लेविकल बोन बच्चे का होता है, वो भी एबनॉर्मल मोल्डिंग से या एबनॉर्मल हैंडलिंग की वजह से वो क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो ये है क्लेविकल बोन, और क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर इसके हो सकते हैं। आमतौर पर जो एडल्ट या बड़े लोग होते हैं इसमें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, तो उसमें ये ऑर्गन्स इतनी डेवलप नहीं होती, चाहे वो नर्व्स हो, चाहे उसका वो हेड हो, चाहे उसका बोन्स हो, ये इतनी डेवलप नहीं होते, और बहुत इजीली ये क्या करवा सकते हैं, ये इंजर्ड हो सकते हैं। मामूली से इधर उधर होंगे तो क्या हो सकते हैं, उसकी डैमेज फ्रैक्चर हो सकती है, इंजर्ड उसके लिए आसानी से हो सकते हैं। इस वजह से ये बहुत एक्सपोज है किस तक, बर्थ इंजरी तक। अच्छा, ह्यूमरस का बोन जो है, जो इधर होता है, ये वाला हैंड की तरफ
ये ह्यूमरस बोन है, तो ये ह्यूमरस बोन का भी क्या है फ्रैक्चर। ये हैंड का ये ऊपर वाला बोन जो है ह्यूमरस बोन, इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसके साथ साथ फीमर का जो बोन है जो थाई एरिया में होता है, ये वाला जो बोन है इसकी भी फ्रैक्चर हो सकती है, इधर ये टूट सकता है। और साथ में स्कल्स बोन है, स्कल बोन ये वाली है, इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स है कि कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व है, कितना एरिया इन्वॉल्व है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो उस बेसिस पे फिर क्या है इसकी भी इंजरीज हो सकती है डिफरेंट किस्म की, क्योंकि ये बोन ये स्कल बोन इतना डेवलप नहीं है और एक्सपोज है इंजरीज तक। छठा नंबर पर डिस्लोकेशन है। कौन कौन से डिस्लोकेशन हो सकते हैं बच्चे को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो उसमें है हिप और शोल्डर, ये मेजर एरिया है। और भी बहुत सी डिस्लोकेशन हो सकती है लेकिन ये मेजर एरिया है। इस वजह से ये देखिए ये शोल्डर डिस्लोकेशन है, ये शोल्डर एरिया है। तो शोल्डर एरिया में ये जो जॉइंट होता है ये जॉइंट फिक्स नहीं होता, मतलब इंजरी की वजह से या कोई मोल्डिंग वगैरह की वजह से क्या होता है ये इंजर्ड होता है, डिस्लोकेट होता है। ओके, इधर है ये वाला, ये दूसरा हिप बोन है, तो ये नॉर्मल हिप बोन है और ये है डिस्लोकेटेड, ये बाहर निकला हुआ है। किस वजह से, या स्ट्रेचिंग की वजह से वगैरह की वजह से ये क्या है ये बाहर निकला हुआ है, तो ये भी डिस्लोकेट हुआ होता है। अच्छा, सातवां नंबर पर टार्टिकुलोसिस है। टार्टिकुलोसिस हम किसको टार्टिकुलस हम कहते हैं स्टर्निकुलेट मसल इंजरी। जो बच्चे का स्टर्निकुलेट मसल, इधर जो नेक एरिया में जो मसल होता है उसकी इंजरी को हम कहते हैं टार्टिकुलस। तो टार्टिकुलस में क्या होता है, ये राइट साइड पे ये हेड जो है ना, ये राइट साइड पे क्या होता है टर्न डाउन होते हैं। टर्न डाउन क्यों, क्योंकि इसका इधर ये जो मसल है स्टर्निकुलेट मसल, तो ये क्या होता है इंजर होता है स्ट्रेचिंग की वजह से या विजाइना में पंसने की वजह से। ये क्या होता है ये डिलेड लेबर की वजह से ये क्या होता है ये इंजर्ड होता है ये मसल। तो इसकी इंजरी की वजह से ये हेड जो है टर्न टुवर्ड द राइट हो सकता है। तो ये क्या है ये टार्टिकुलस इंजरी है। ओके, अब है आठवां नंबर पर जो इंजरी है वो आई इंजरी है। अब आई में कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, तो सब कंजक्टाइल रेटिनल हेमरेज इसमें हो सकती है। ये देखिए ये कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा कौन सा लेयर है आई का ये डिफरेंट लेयर्स है। ये पहला नंबर पर है रेटिना है, फिर इसके बाद जो है कॉर्निया है और स्क्लेरा है। तो इसके ऊपर फिर जो लेयर होता है इसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा कौन सा है, ये वाइड ऑफ द आई जो स्क्लेरा एरिया है, स्क्लेरा एरिया के ऊपर यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है इसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवा या कंजक्टाइवल लेयर। क्लियर मेम्ब्रेन होता है ओवर द क्लेरा स्क्लेरा। तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है क्यों, क्योंकि इधर पाइन नर्व्स होते हैं, पाइन कैपिलरीज होते हैं। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर की इंक्रीज की वजह से या चेस्ट के थोड़ी से दबाव की वजह से क्या हो सकता है इधर ब्लीडिंग इन ये जो कैपिलरी रप्चर होके इधर क्या होता है रिब्लीडिंग होता है। इस तरह रेटिना में भी, रेटिना जो इनर पोर्शन या इनर लेयर ऑफ द आई है, इनर लेयर जो इनर साइड पे, इधर भी फाइन कैपिलरीज होती है और प्रेशर के इंक्रीज की वजह से ये क्या होता है ये एक्सपोज होते हैं रप्चरिंग तक। जब रप्चर हो जाए तो इससे फिर क्या होते हैं ब्लीडिंग के चांसेस है इससे। तो ये है आई इंजरीज 8 नंबर। 9 नंबर पर एंड द लास्ट वन इज द सॉलिड ऑर्गन इंजरी। बच्चे में या नॉर्मल ह्यूमन में डिफरेंट सॉलिड ऑर्गन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गन, और उस ऑर्गन की इंजरी फॉर एग्जांपल लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड है, ये सारे के ये लीवर है, ये बच्चे का इधर देखिए ये स्प्लीन है रप्चर वो है, ये है किडनी है और किडनी के ऊपर ये क्या है एड्रीनल ग्लैंड है। तो इन सारों की क्या हो सकती है इंजरीज हो सकते हैं डिफरेंट कॉजेस की वजह से इसका क्या होता है इंजरी। तो ये हो गई बर्थ इंजरीज की मेजर टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है या कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है बच्चे को जो एक्सपोज करवाते हैं बच्चे को बर्थ इंजरीज तक, तो उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। पहले नंबर पर है प्रेमिग्रेविडा है। प्रेमिग्रेविडा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब मदर का हो, मदर इसने पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ हो या बर्थ नहीं दिया हो किसी बच्चे को, तो उसको हम कहते हैं प्रेमिग्रेविडा मदर। और इसमें फिर कौन कौन से क्यों ये एक्सपोज होता है बर्थ इंजरी तक, क्योंकि इसका विजाइना इतना डेवलप नहीं होता, ये विजाइना पहले से एक्सपोज नहीं हुआ होता कभी बर्थ इंजरी तक। इस वजह से इसका लेबर जो है वो क्या होता है वो डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर कहें तो नॉर्मल जो बर्थ है प्रेमिग्रेविडा का लेबर है, तो लेबर होता है इसका फॉर एग्जांपल 6 से तकरीबन होते हैं 18 हॉर्स तक इसका लेबर होता है लेंथी टाइम तक। लेकिन जो मल्टीपल प्रेग्नेंट वुमन होती है जिसने पहले बच्चा दिया हो, तो उसकी लेबर तकरीबन होती है 4 to 5 हॉर्स में इसका लेबर खत्म होता है, क्योंकि इसका विजाइना जो है वो पहले एक्सपोज हुआ होता है इन कंडीशंस तक।
तो इसके लिए डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन ये पहले एक्सपोज नहीं हुआ होता, इसका विजाइन कंस्ट्रक्ट होता है इजीली जो है ना, ये क्या होता है, ये ओपन नहीं होता इसके विजाइन। तो इस वजह से बच्चा भी खतरे में है कि उसकी हेड भी इंजरी आ जाए, इसमें प्रेशर बढ़ जाए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज को। इस तरह ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकते हैं प्रेमिग्रेविरा में। दूसरा रिस्क फैक्टर प्रेमिग्रेविरा में क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो यूट्रस डेवलप नहीं है पूरी और पहले एक्सपोज नहीं हुआ होता। तो इस वजह से चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो बच्चा उधर पैदा हो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन का हो। अच्छा, दूसरा सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। तो सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हमने पहले भी इसमें जो पहले पार्ट था, पहली यूनिट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या है। नॉर्मल बेबी जो होता है इस पोजीशन में होता है, इधर देखिए, ये इसका हेड टुवर्ड द वेजाइना हो, हेड टुवर्ड द वेजाइना एंड टेल अवे फ्रॉम द वेजाइना, या अपर साइड पे इसकी क्या हो, टेल हो, ये नॉर्मल है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये इधर उधर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफर है, इस तरह की हेड इस तरफ हो गया, टेल इस तरफ हो गया, या इन्वर्टेड है, टेल हेड इस तरफ हो गया, टेल इस तरफ। तो इस वजह से फिर बर्थ कनाल में डिलीवरी की दौरान इसको क्या होते हैं, डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा फेस करवानी पड़ती है। इस तरह स्मॉल स्टेचर ऑफ द वुमेन है, तो वुमेन का जब स्मॉल स्टेचर हो तो याद रखिए फिर इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। इसका जो विजाइना है, यूट्रस है, वो यूट्रस छोटा हो सकता है। जब यूट्रस छोटा हो, बच्चा बड़ा हो, तो जाहिर है बच्चे पे प्रेशर डेवलप होगा, बच्चे भी क्या होगी, और बच्चे पे प्रेशर डेवलप होगा, उसकी जो है ना ऑर्गन्स कंस्ट्रक्ट होगी। तो इस वजह से बच्चे को रिस्क है किस चीज की, बर्थ इंजरीज की, स्मॉल मैटरनल स्ट्रेचर्स की वजह से। इंक्रीज सिसेरियन डिलीवरी रेट, जब सिसेरियन डिलीवरी रेट, तो स्मॉल स्ट्रेचर बच्चे, ये स्मॉल मैटरनल स्ट्रेचर वुमेन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें चांसेस होते हैं सिसेरियन डिलीवरीज की, क्योंकि इसका विजाइना भी स्मॉल होता है, इसका यूट्रस भी स्मॉल होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो फिर अब उसको प्रीमेच्योरली इसको डिलीवर करना होता है, क्योंकि उसका यूट्रस इतना नहीं होता कि वो उस बच्चे को एकोमोडेट कर सके। तो फिर इसके लिए सिसेरियन डिलीवरी की चांसेस स्मॉल मैटरनल स्ट्रक्चर में ज्यादा होते हैं। हाई प्रीटर्म बर्थ रेट, जैसे हमने पढ़ा कि प्रीटर्म बर्थ रेट इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो यूट्रस उसको जो है एकोमोडेट नहीं करवा सकता। इस तरह फीटल स्केलेटल डिस्प्लेसिया, स्केलेटल प्रॉब्लम फीटल को हो सकती है, इसकी बोन्स वगैरह की, क्योंकि यूट्रस की या स्मॉल मैटरनल स्ट्रेचर्स की वजह से इसकी स्केलेटन जो है वो डैमेज हो सकती है। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू बर्थ इंजरी में चौथा नंबर पर कौन सा है, मैटरनल पेल्विक एनॉमलीज है। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि मैटरनल पेल्विक एनॉमलीज या पेल्विक में कौन सी, मां के पेल्विक में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। तो पेल्विक का शेप, बेसिकली पेल्विक का शेप मैटर कराता है। मैटरनल पेल्विक का जो नॉर्मल शेप होता है वो गायनेकोइड शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। क्या होते हैं वो, राउंड होता है, शैलो होता है एंड ओपन होता है। राउंड शैलो वाला होता है, थोड़ा सा ओपन और ओपन स्पेस। तो ये क्या है, ये गायनेकोइड है और मोस्टली डिलीवरीज है, नॉर्मल डिलीवरीज वो इन शेप वाले पेल्विक से हो सकती है। लेकिन कुछ माई या कुछ मदर्स ऐसे होते हैं कि उसकी जो यूट्रस का पेल्विक शेप है, ये पेल्विक बोन्स का शेप है, ये वाला पेल्विक बोन है, तो इधर ही वेजाइना होता है ना, तो वेजाइना इधर ही डिलीवरी होता है। तो अब इसका शक्ल एंड्रॉइड की तरफ होगा। एंड्रॉइड किसको हम कहते हैं, ये वाला देखिए कि नेरोड लाइक अ हार्ट और वेज, हार्ट की तरह नेरोड हो, ये क्या हो, इस तरह नेरोड हो नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं एंड्रॉइड। फिर इस पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मोमेंट ऑफ द बेबी मे नीड सी सेक्शन। तो इसमें स्लो मूवमेंट होता है, बेबी को अच्छी तरह से डिलीवरी नहीं होती बेबी का। तो इस वजह से फिर इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिसेरियन की जरूरत क्या है, हो सकता है इसको सिसेरियन हम करवाएं। लेकिन एंथ्रोफाइड जो तीसरा नंबर पर पेल्विक के पार्ट है वो नैरोड एंड डीप लाइक एग। अब ये एग की तरह नैरो भी है और डीप भी है, लेकिन ये सिर्फ नैरोड था। ये क्या था, ये सिर्फ नैरोड था, इसमें स्लो मूवमेंट ऑफ द बेबी होती थी। ये एंथ्रोफाइड जो है ये वाला, ये नैरो भी है, इससे ज्यादा नैरो है, लेकिन नैरो के साथ ये डीप भी है। इधर देखिए ये नैरोड है लेकिन डीप नहीं है, ये डीप भी है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो नैरोड एंड डीप एंड प्रोलॉन्ग लेबर, इसमें क्या हो सकता है, डिफिकल्ट प्रोलॉन्ग लेबर इसमें हो सकता है। तो ये जो है ये वाला डीप नहीं था, इस वजह से इसमें सिसेरियन सेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस वाले एंड्रॉइड पेल्विक में हम क्या करें, सिसेरियन सेक्शन। लेकिन ये एंथ्रोफाइड जो है ये नैरो भी है और डीप भी है,
लेकिन इसमें रेस्ट नहीं होती, इसमें बेबी का नॉर्मल स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन डिफिकल्ट लेबर के साथ साथ वो बेबी डिलीवर होता है। सिसेरियन की इसमें ज्यादा चांसेस नहीं होती। जो लास्ट वन है और जो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से काज हो सकती है वो है प्लेटिप्लाइड। प्लेटिप्लाइड में कौन से वाइट बट शेडो लाइक एक लेग ऑन इट्स साइड हो, तो ये है प्लेटिप्लाइड, ये होगा वाइट। पहला कंडीशन क्या है इसके लिए कि ये है वाइड होगा ये वाला। और दूसरा नंबर पर ये एक की तरह इसका शेप क्या होगा, जब एक इस तरह साइड पे पड़ा हुआ हो, साइड पे एजेस पे नहीं, साइड पे जब एक पड़ा हुआ हो तो इस तरह का शेप है इसमें। अब इसमें बेबी का ब्रीच प्रेजेंटेशन का वो ब्रीच प्रेजेंटेशन शो करवाता है, इस वजह से बेबी जो है वो डिलीवर नहीं होता। इस पेल्विक में बेबी की डिलीवरी की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, मस्ट सिसेरियन सेक्शन करवाएंगे। ओके, मतलब ऑपरेशन के साथ इसको जो है ना इसकी डिलीवरी जरूरी होगा। तो ये पेल्विक की एनामलीज थी, डिफरेंट आपने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू बर्थ नंबर 5 नंबर प्रोलॉन्ग और रैपिड लेबर। अब प्रोलॉन्ग रैपिड लेबर जो है इस वजह से भी बर्थ इंजरीज हो सकती है। कैसी? बेबी विल बी एक्सपोज्ड टू ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फोर्सेप्स एंड मीडियम एक्सट्रैक्टर। अब लेबर अगर माँ को तकलीफ ज्यादा हो और लेबर ज्यादा हो रहा हो तो फिर आप इसके लिए क्या यूज करवाएंगे, ऑक्सीटोसिन डिफरेंट इंजेक्शन यूज करवाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन यूज करवाएंगे। इसके साथ साथ आप फोर्सेप्स यूज करवाएंगे इसको बाहर निकालने के लिए, वीक्यूम एक्सट्रैक्टर्स आप यूज करवाएंगे। तो यूकेएम स्ट्रेटल्स वगैरह इन चीजों की वजह से क्या हो सकता है, फिर बेबी को चांसेस है कि उसको इंजरी हो जाए, चाहे जो भी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो हाइपोक्सिक हो, चाहे वो इस्कीमिक हो, लेकिन हो सकता है इसको चांसेस किस चीज की, वो प्रोलॉन्ग लेबर से इंजरी की। अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पीटल पार्ट। छठा नंबर पर जो रिस्क फैक्टर है वो है अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पीटल पार्ट। अरेस्ट का डिसेंट का मतलब ये है कि जब पीटल का पार्ट, द पीटल पार्ट इज इन द सेम पोजीशन आफ्टर वन हर एग्जामिनेशन ड्यू टू लार्ज हेड। तो अरेस्ट ऑफ डिसेंट का मतलब ये है कि पीटल का हेड अरेस्ट हो जाए पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में हेड जब अरेस्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिसेंट। अब इस अरेस्ट ऑफ डिसेंट प्रेजेंटिंग पीटल पार्ट, प्रेजेंटिंग पीटल पार्ट का मतलब ये कि पार्ट कुछ निकला हुआ है लेकिन बाकी बाकी क्या है, बाकी वो अंदर पंसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ पेल्विक या पीटल पार्ट। अब ये क्यों होता है, तो इसको आप जब कोई एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल कोई नर्स है, डॉक्टर है जो डिलीवरी करवाता हो और वो देखे कि बच्ची का 1 घंटा पहले ये वाला हेड जो है ये तकरीबन 3 इंच तक बाहर निकला हुआ था, ये पेल्विक कैविटी में ये इतना आया था, अब भी वही पोजीशन पे 1 घंटा बाद उन्होंने एग्जामिनेशन करवाया, अब भी वही पोजीशन है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये है अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पेल्विक पार्ट। इस वजह से क्या होता है, नो कंट्रैक्शन नो मैटरनल इफेक्ट, लार्ज है। तो इसकी काजेस क्या है, इसकी मेन काज ये है कि हेड लार्ज हो, हेड लार्ज हो जो उसमें निकलने में उसमें दुश्वारी होती है। दूसरा नंबर पर नो कंट्रैक्शंस, यूट्रस का या वेजाइना के कंट्रैक्शन नहीं हो रहा हो, वेजाइना जो वाल है उसका कंट्रैक्शन नहीं हो रहा हो, कंट्रैक्शन की वजह से उसका वाल ओपन नहीं हो रहा हो अच्छी तरह। और चौथा नंबर पर नो मैटरनल एफर्ट, मैटरनल एफर्ट नहीं होती, मतलब माँ जो है वो एफर्ट नहीं करवाती उस बच्ची को डिलीवर करने की। तो इन तीनों वजूहात की वजह से फिर क्या होता है, अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पीटल पार्ट, पीटल का कुछ पार्ट जो है वो अंदर पंसा हुआ होता है, वो उसमें बाहर निकलने में दुश्वारी होती है उसमें। 7 नंबर पर है ओलिगोहाइड्रोमनियास। ओलिगोहाइड्रोमनियास का मतलब ये है कि इधर जो इम्नियाटिक फ्लूइड होता है बच्ची मदर के वॉम में बच्चे से इर्द गिर्द, ये है बेबी है, ये माँ का पेट है, ये वाला ये माँ का पेट है, और ये इसके दरमियान ये बेबी है, क्या है ये बेबी। अब इस बेबी के इर्द गिर्द इधर फ्लूइड होता है, उस बेबी को बरकरार रखने, एक जगह पे रखने में या बाहर प्रेशर वगैरह से जर्किंग मोमेंट से इसको बचाने में इधर होता है इम्नियाटिक फ्लूइड होता है। अब ये इम्नियाटिक फ्लूइड अगर कम हो बच्चे माँ में, कोई एब्नॉर्मेलिटी की वजह से इम्नियाटिक फ्लूइड कम हो, तो इस कमी की वजह से फिर फ्रैक्शन के चांसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज की, मैकेनिकल इंजरीज की फिर इसमें क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो मिसकैरेज हॉस्टाइल बर्थ इसमें होते हैं, अंडर डेवलप्ड लंग्स, और इसमें एक मेजर काज ये होता है कि इसका लंग डेवलप नहीं होता, क्योंकि लंग के लिए एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। जब इधर मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं हो, मतलब इम्नियाटिक फ्लूइड नहीं हो, तो इसके लंग्स पूरी डेवलप नहीं होते। 8 नंबर पर है रिसिस्टेशन सीपीआर। अगर आप माँ की मदर की जरूरत पड़ जाए, रिसिस्टेशन की सीपीआर की जरूरत पड़ जाए, तो इस सीपीआर के प्रेशर की वजह से बच्ची को क्या हो सकते हैं, इंजरी की रिस्क हो सकती है।
एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल से पढ़ा कि ब्रीच प्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो ये वाला है, सिफेलोपेल्विक, हेड नीचे हो, टेल ऊपर हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन में पेस अगर नीचे आ जाए, पेस इस तरह नॉर्मल पेस इस तरह होता है, लेकिन ये वाला पेस ये सीधा आ जाए बाहर, तो इसको हम कहते हैं पेस प्रेजेंटेशन, ये भी एबनॉर्मल है। ब्राउ प्रेजेंटेशन ये इस तरह होगा, ये नॉर्मल वाला इस तरह था, ब्राउ वाला इसमें हेड इस तरह हो, नेक थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो, तो इसको हम कहते हैं ब्राउ प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन ये सिंपली मेजर वाला, जो हेड उसका ऊपर हो और टेल नीचे हेड ऊपर, उसको हम कहते हैं मेजर ब्रीच प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन ये है कि इसका शोल्डर बाहर निकल जाए, शोल्डर और बाकी पार्ट जो है वो ऊपर हो, शोल्डर पहन कर जाए, तो इसको हम कहते हैं फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन। ये सारे क्या है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, अलावा सिफेलोपेल्विक की जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ओके, अब 10वां नंबर पर जो रिस्क फैक्टर है वो है यूज ऑफ फोर्सेप्स और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप यूज करके, तो फॉर एग्जांपल अगर वेजाइनल कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो रहा हो, कोई हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज वगैरह हो, बच्चे को निकलवाने के लिए उसके लिए चाहिए क्या, एफर्ट चाहिए, एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए, तो फिर आप फोर्सेप यूज करवाते हो, ये वाला देखिए फोर्सेप, या आप यूज करवाते हो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर्स। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर एक पंप होता है, एक पाइप होता है, पाइप में वैक्यूम होता है, जब हम उसको इसके साथ आप अटैच करवाए तो ये बेबी को अपने तरफ खींच के लाता है, बाहर निकलवाने में हेल्प करवाते हैं इसको एक वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। तो इसमें चांसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ इंजरीज की। अच्छा, लो बर्थ वेट, तो लो बर्थ वेट की वजह से भी लो बर्थ वेट की एक मेजर रिस्क फैक्टर है ना फॉर इंजरी। तो इसके टाइप्स है, फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी का होगा 2.5 से 4.2 और 4.5 केजी तक, ये क्या होगा, ये नॉर्मल बर्थ वेट होगा। लो बर्थ वेट फिर 1.5 से 2.5 केजी तक, ये लो बर्थ वेट है बेबी के लिए। अब वेरी लो बर्थ वेट 1 से लेकर 1.5 तक, मतलब 1.5 से नीचे अप टू 1 केजी तक, ये क्या होगा, ये वेरी लो बर्थ वेट होगा। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जब बच्चे का वेट क्या हो 1 केजी से बहुत ज्यादा कम हो, तो ये क्या है, ये फिर मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर बर्थ इंजरीज, क्योंकि उसकी ऑर्गन डेवलप नहीं होगी और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये है बच्चे का मैक्रोसोमिया। 12th नंबर मैक्रोसोमिया, लार्ज बॉडी साइज या हाई बर्थ वेट, हम इसको कह सकते हैं कि जब बच्चे का वेट 4.5 से ऊपर हो, लेकिन ज्यादातर 4.2 केजी वाली भी जो है ना वो मैक्रोसोमिया में शुमार करवाते हैं। ये देखिए बड़ा बच्चा है तो इसका वेट ज्यादा है, इसको बर्थ कनाल में आने में डिफिकल्टी होती है, बाद में डायबिटीज की चांसेस होते हैं, इसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस की, तो हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस हो सकती है, ट्रॉमास की चांसेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसको बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये है हाई बर्थ वेट या मैक्रोसोमिया 12th नंबर। अब 13 नंबर जो रिस्क फैक्टर है वो है लार्ज फीटल हेड। अब अगर बच्चे का फीटल हेड सो लार्ज हो, तो इस लार्ज फीटल हेड को हम कहते हैं मैक्रोसेफेली कहते हैं। क्या, मैक्रोसेफेली, जरा आपको लिखा हुआ है कि मैक्रोसेफेली हम क्या किसको कहते हैं, लार्ज फीटल हेड को। तो इसकी फिर बहुत से कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकते हैं, इसकी वजह से इंट्राक्यूरल प्रेशर इंक्रीज होगा विजाइना में, डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से, और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन। फीटल एनोमलीज, अब फीटल एनोमलीज हम किसको कहते हैं, फीटल एनोमलीज या इसको हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं, या कंजेनिटल एनोमलीज भी हम इसको कहते हैं। जैसा कि इसकी शुरुआत में हमने पढ़ा कि एक बर्थ इंजरीज हो सकती है, एक होती है बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है। तो बर्थ डिफेक्ट्स को हम फीटल एनोमलीज को बोलते हैं, और साथ में कंजेनिटल एनोमलीज भी इसको हम कहते हैं। हार्ट डिफेक्ट्स हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गया, या डाउन सिंड्रोम हो गया, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है कि ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं करवा सकते हो। तो ये है, ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ये स्पाइना बिफिडिया है, ये स्पाइना बिफिडिया मतलब इसका जो स्पाइनल कार्ड होता है वो ऊपर उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है। इस तरह ये फीटल लंग मैच्योरिटी है तो लंग अनमेच्योर होगा। इस तरह की और भी बहुत सी कंजेनिटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं फीटल एनोमलीज को हम कहते हैं। और नंबर 14 नंबर पर है फीटल न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। फीटल को बहुत सी न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो सकती है, नर्व और मसल से रिलेटेड जो डिजीज हो, प्रॉब्लम्स, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइसेंटीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं जंक्शन के दरमियान,
ये मसल्स हैं, मसल में जो रिसेप्टर्स होते हैं उस रिसेप्टर को ये ऑटो इम्यून या एंटीबॉडी के थ्रू डिस्ट्रॉय करवाते हैं, तो इसको माइस्टीरिया ग्रेविस से। इस तरह मायोपैथी है, मायोपैथी में भी आपका मसल जो है वो क्या होता है, वो काम करना छोड़ जाता है, तो इस वजह से ये भी मसल प्रॉब्लम है। साथ में डिस्टोशिया 15 नंबर पर ये है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस के हवाले से ये है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, टोसिस होगा, और साथ में जो है ना यहाँ पर जो जंक्शन है, इस जंक्शन में जो रिसेप्टर्स होते हैं कंडक्शन के लिए, नर्व स्टिमुलस को कंडक्शन के लिए, वो रिसेप्टर्स को ये ऑटो एंटीबॉडीज के थ्रू क्या करवाते हैं, डिस्ट्रॉय करवाते हैं। 15 नंबर पर जो है वो डिस्टोशिया है या डिफिकल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो इसको डिस्टोशिया या इसको हम कहते हैं डिफिकल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी इसको क्या हम कहते हैं। और इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से फॉर एग्जांपल ये बेबी है, ये फॉर एग्जांपल एक हमने पढ़ा कि इसका एक टाइप है शोल्डर डिस्टोशिया, और जो मोस्ट पॉपुलर वन है वो है शोल्डर डिस्टोशिया। तो शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होता है, इसका ये जो शोल्डर एरिया है ये पेल्विक बोन है, मदर का ये है पेल्विक बोन है, क्या है, पेल्विक बोन है। अब और ये बेबी है, तो बेबी का हेड बाहर निकला लेकिन जो शोल्डर है वो अंदर है, तो शोल्डर से ये वाला शोल्डर अगर इस पेल्विक एरिया के साथ पंच गया या ये वाला शोल्डर इधर पंच गया, तो इस वजह से ये शोल्डर का जो मसल नर्व्स है, इस शोल्डर में क्या है, नर्व्स है, इधर ये ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस इधर क्या होता है, डैमेज होते हैं इस शोल्डर के अंदर पंचने की वजह से। इसके लिए फिर आप एपेट करवाएंगे इसको बाहर निकलवाने के लिए, और उस एपेट में ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स है ये नॉर्मल ये इस तरह होगा, लेकिन नॉर्मल इस तरह होगा, और ये जो एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल में क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो उस एक्सटेंशन की वजह से नर्व डैमेज होता है, इसको हम कहते हैं क्या, शोल्डर डिस्टोशिया। ये भी बर्थ इंजरी कॉज करवाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।